दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आईपीसी के थर्ड सेशन का वीडियो है। थर्ड सेशन का में आपको धारा 107 से लेकर के 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। थर्ड सेशन का 9वां वीडियो है और अन्य वीडियो बनाया जा चुका है जिसका आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 से। क्या है क्वेश्चन 161? था इंदौर में एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करता है, अभियोजन का एक साक्षी था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर उसे साक्षी के रूप में शपथ दिलाई गई। ओके, मजिस्ट्रेट उसके बाद अन्य मामले में साक्ष्य लेने में व्यस्त हो गया। उन्होंने साक्षी को निर्देश दिया कि वो अपने निष्पादन लिपिक के पास जाए। ओके, वहाँ लिपिक द्वारा उसका परीक्षण हुआ। उसके द्वारा लिपिक को दिए गए उत्तर में से कतिपय कथन मिथ्या थे। था द्वारा कौन सा अपराध किया गया? ओके, तथा द्वारा क्या गया? मिथ्या कथन दिया गया था। तो आपको पता हो गया होगा मिथ्या कथन के लिए क्या अपराध होता है। ऑप्शन नंबर ए मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध, ऑप्शन बी मिथ्या कथन कहने का अपराध, ऑप्शन सी गलत जानकारी देना, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1983 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, यदि मिथ्या साक्ष्य देंगे तो किसके लिए दंड होंगे? मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ही दंड होंगे। ओके, क्वेश्चन 161 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, अर्थात वह मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध करता है। ओके, चलिए व्याख्या देख लेता हूँ। चूंकि था अपने द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए भी, क्योंकि सत्य कथन आबद्ध इसीलिए क्योंकि उसने क्या किया था, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ दिलाई थी उसे कि वह साक्ष्य सत्य बोलेगा। ओके, अतः था ने क्या किया? आईपीसी सेक्शन 191 के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध किया है। आईपीसी सेक्शन 191 के अंतर्गत क्या क्या? मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध किया। ओके, मैं आपको बतला दूं आईपीसी के साक्ष्य मिथ्या से संबंधित अन्य सेक्शन भी है। मैं आपको बतला दूं आईपीसी के सेक्शन 177 में क्या है? मिथ्या इत्तला देना बताया गया है। ओके, एंड 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, तो 193 में मिथ्या साक्ष्य देने का दंड, तथा 464 में मिथ्या दस्तावेज रचना को बतलाया गया। ओके, तथा मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी को बताया गया आपको आईपीसी के सेक्शन 195 कैपिटल ए में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। क्या है 162 में? पारस्परिक सहमति से तलाक के एक बाद में अ ब को अपनी विवाहित पत्नी स के रूप में प्रस्तुत करता है। ब ने कौन सा अपराध किया? ओके, ऑप्शन ए वाद में मिथ्या प्रतिरूपण का अपराध किया है। ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का आरोप किया है, अपराध किया है। ऑप्शन सी मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध किया है, तथा ऑप्शन डी रिष्टि किया है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपी 2015 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बतला दूँ इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में वह मिथ्या साक्ष्य देने का दंडित होगा। क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 163। क्या है क्वेश्चन नंबर 163 में? 163 के एक बक्से में जो ब का है अर्थात बी का है। ओके, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाए और उस परिस्थिति में ब चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। और ने कौन सा अपराध किया है? ओके, ये ने अर्थात कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता की धारा 191 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आईपीसी के सेक्शन 192 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आईपीसी के सेक्शन 193 के अंतर्गत, ऑप्शन डी ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी सिविल जज 2012 यूपी पीओ 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बतला दूँ ये क्या है? एक बक्से में जो बी का है को इस आशय से आभूषण रखता है कि वह बाद में चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए। तो इस स्थिति में क्या किया? इस स्थिति में ए ने आईपीसी सेक्शन 192 के अंतर्गत अपराध किया। 192 में क्या बताया? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना को बतलाया गया। ओके, फिर से दोहरा दूँ आईपीसी के सेक्शन 177 में बताया गया मिथ्या इत्तला देना, 191 मिथ्या साक्ष्य देना, 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 193 मिथ्या साक्ष्य देने का दंड। ओके, 195 कैपिटल ए मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी। ऑप्शन उसके बाद क्या है? 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। ओके, क्वेश्चन नंबर 163 में बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
वह आईपीसी के सेक्शन 192 के अंतर्गत क्या होगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी होगा। ओके, चलिए मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 192 के इलस्ट्रेशन क के अनुसार में क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। ओके, मैं बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको बेस्ड है आईपीसी सेक्शन 192 के इलस्ट्रेशन ए से, अर्थात दृष्टांत ए पर यह क्वेश्चन आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। इसमें क्या पूछ रहा है, आईपीसी का सेक्शन 192 संबंधित है। 192 किससे संबंधित है, अभी आपको बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए मिथ्या साक्ष्य देने का, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का, ऑप्शन सी मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, ऑप्शन डी मिथ्या कारावास। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपी 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ, यह आईपीसी सेक्शन 192 किस पे संबंधित है, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का संबंधित है। क्वेश्चन आपको राजस्थान एपी 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना आईपीसी के सेक्शन 192 में आता है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, आईपीसी के सेक्शन 177 में मिथ्या इत्तला देना है, आईपीसी के सेक्शन 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, आईपीसी के सेक्शन 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, आईपीसी के सेक्शन 193 में मिथ्या साक्ष्य देने का दंड तथा आईपीसी के सेक्शन 195 कैपिटल ए में मिथ्या साक्ष्य देने के धमकी तथा 464 सेक्शन में मिथ्या दस्तावेज रचना को बतलाया गया। ओके, कंप्लीट एक साथ का क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं इसका व्याख्या तो नहीं देखूंगा, क्योंकि व्याख्या में कुछ है ही नहीं। आप आईपीसी सेक्शन 162 में क्या बताया गया, मिथ्या साक्ष्य गठन, बस इसका यही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 165। क्या 165 में अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए, और ने क्या अपराध किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य नहीं गढ़ा है, ऑप्शन सी कूट रचना की है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई अपराध नहीं किया। यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में अन क्या अपराध किया है, अन मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, आईपीसी सेक्शन 192 के उपबंध के अनुसार अने क्या किया है, अने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्या 166 में क अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए, क दायी होगा। क किसके लिए दायी होगा, ऑप्शन नंबर ए मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, ऑप्शन सी दुष्प्रेरण के लिए, ऑप्शन डी आपराधिक षड्यंत्र के लिए। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएससी 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बतला दूं क्या होगा, और जो अपने दुकान के बही में अर्थात दुकान का जो डायरी होता है उसमें क्या करता है, मिथ्या प्रविष्टि करता है, गलत लिखता है। किस लिए लिखता है तो न्यायालय में उसे संपोषक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। तो इसलिए क्या होगा, इस स्थिति में क दायी होगा आपको मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु वह दंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। इसमें क्या बता रहा है, न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, ऑप्शन सी 7 वर्ष का जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, ऑप्शन डी 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। ओके, मैं आपको बता दूं, न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, तो उसको आपको दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। यह बातें आ जाती है आपको आईपीसी सेक्शन 193 में, अर्थात मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड के अधीन यह आ जाता है। ओके, क्वेश्चन 167 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना से क्या किया गया, दंडित किया जाएगा। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बतला दूँ। आईपीसी सेक्शन 193 में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। क्या 168, यदि सत्य बोलने हेतु कोई व्यक्ति आबद्ध है
और यह जानते हुए कि असत्य है, असत्य कथन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। ओके, अर्थात कोई एक व्यक्ति है या फिर जो व्यक्ति है वो क्या है, सत्य बोलने के लिए विदिता बाध्य है, अर्थात उसे सत्य बोला ही जाएगा, वो असत्य नहीं बोलेगा, परंतु वह क्या करता है, असत्य कथन करता है। निम्न में से कौन सा कथन उसके लिए सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यदि उसने पुलिस अधिकारी को असत्य कथन दिया तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध का दोषी होगा। ऑप्शन बी, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। ऑप्शन सी, वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का केवल तभी दोषी होगा जबकि उसने वह कथन न्यायिक कार्रवाई की किसी अवस्था में दिया है। ओके, अर्थात न्यायिक कार्रवाई के दौरान कहीं पर दिया है। ऑप्शन डी, वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा यदि उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी को बयान दिया है। मैं आपको बतला दूं वो क्या होगा, इस स्थिति में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। मैं आपको बतला दूं वह मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध का केवल तभी दोषी होगा जबकि उसने वह कथन न्यायिक कार्यवाही की अवस्था में दिया। ओके, अर्थात वह जुडिशियल क्या होगा, काम के दौरान वह मिथ्या कथन किया हो, इसीलिए केवल वह क्या होगा, वह दोषी होगा। ओके, किसके लिए दोषी होगा, तो वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसमें क्या बताया गया है, वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा। यहाँ आईपीसी सेक्शन 191 के लिए धारा 193 के अधीन केवल तभी दोषी होगा जबकि उसने वह कथन न्यायिक कार्रवाई की अवस्था में दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या है इसमें, ख को डकैती के लिए दोषित करने के अभिप्राय से क न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है। डकैती के लिए दंड आजीवन या 10 वर्ष का कठोर कारावास या अर्थदंड है। क को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के कारावास से दंड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी आजीवन कारावास, ऑप्शन डी केवल अर्थदंड। यह क्वेश्चन आपको एमपीसी जज 1986 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बतला दूँ इस स्थिति में क को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के लिए कारावास हो सकता है, तो अधिकतम आजीवन कारावास सजा मिल सकता है। क्वेश्चन आपको एमपीसी 1986 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। क आईपीसी के सेक्शन 195 के अधीन आजीवन या 10 वर्ष के कठोर कारावास या अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। धारा 195 में यह प्रावधान किया गया है कि आजीवन कारावास या 7 वर्ष से या अधिक की अवधि के कारावास दंडनीय अपराध के लिए दोषित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले व्यक्ति वैसे ही दंडित किए जाएंगे जैसे कि वह व्यक्ति होता जो कि उस अपराध के लिए दोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है, धारा 195 का आईपीसी किससे संबंधित है, कौन सी बात से संबंधित है, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 195 कैपिटल ए किससे संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए साक्षी की सुरक्षा से, ओके, ऑप्शन बी आहत की सुरक्षा से, ऑप्शन सी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी से संबंधित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बार बार बतला चुका हूँ, आपको याद हो चुका होगा, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपीएफपी 2008 तथा एमपी सिविल जज 2010 में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी के सेक्शन 195 कैपिटल ए में क्या बताया गया है, आईपीसी के सेक्शन 195 कैपिटल ए में बताया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी के लिए क्या किया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। अर्थात आईपीसी के सेक्शन 195 में वही बताया गया है, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। इस जाने से पहले मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 195 का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना अथवा उत्प्रेरित करना या प्रलोभन देने से संबंधित है। इस धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा आईपीसी में अंतर्स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 171। इसमें क्या पूछ रहा है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक सरपंच ने क्या किया, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के मिथ्या प्रमाण पत्र को जानबूझकर सच्चे प्रपत्र के रूप में प्रयोग में लाया। वह अपराध के लिए दायी है, किसके अंतर्गत दायी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आईपीसी सेक्शन 190 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आईपीसी सेक्शन 192 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आईपीसी सेक्शन 194 के अंतर्गत तथा ऑप्शन सी आईपीसी सेक्शन 198 के अंतर्गत। ओके, मैं आपको बतला दूँ
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक सरपंच ने जो 8वीं कक्षा के मिथ्या प्रमाण पत्र जानबूझकर सच्चे प्रमाण पत्र के तौर में प्रयोग में लाया था, तो वह आईपीसी सेक्शन 198 के अंतर्गत दोषी होगा। ओके, यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछे जा चुका है। आपको इसका व्याख्या बतला देता हूँ। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक सरपंच द्वारा 8वीं कक्षा के उत्तीर्ण मिथ्या प्रमाण पत्र को जानबूझकर सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग करने पर वह आईपीसी सेक्शन 198 के अंतर्गत दायी होगा। इस धारा के अनुसार जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टाचार पूर्वक उपयोग में लाएगा, उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। ओके, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 का 172 में क किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा जाना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टापूर्वक प्रयोग में लाता है। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुसार वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 का मैं ऑप्शन बतला दूं, धारा 195 के अधीन दोषी होगा, ऑप्शन बी धारा 196 के अधीन, ऑप्शन सी धारा 197 तथा ऑप्शन डी धारा 198। ओके, यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, इसके अधीन वह आईपीसी सेक्शन 196 के अधीन क्या होगा, वह दायी होगा। ओके, चलिए मैं इसका आपको व्याख्या बतला देता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 196 ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का उपबंध करता है मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। जो किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा जाना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या प्रयत्न करेगा। ओके, इसलिए वह आईपीसी के सेक्शन 196 के अधीन क्या होगा, दंड का भागी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, इसमें क्या पूछ रहा है, और यह जानते हुए कि उसके पति ब ने हत्या की है, ब को वैध दंड से बचाने के लिए अर्थात प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है, उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सामान्य आशय रखने के कारण हत्या के लिए, ऑप्शन बी संश्रय देने के लिए, ऑप्शन सी शासक सहायता द्वारा दुष्प्रयोग के लिए, ऑप्शन डी ने कोई अपराध नहीं किया है। आपको ध्यान देना चाहिए, मैं पहले भी बतला चुका हूँ, क्या है, यह उसकी पत्नी है, पत्नी ने क्या की, पति को छुपाई है। ओके, अर्थात उसे आश्रय दिए, प्रतिच्छादित की है, भले ही वह हत्या किया। ओके, तो मैं आपको बतला दूँ इस स्थिति में क्या होगा, अर्थात पत्नी किस अपराध का दोषी होगा, तो पत्नी किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी सिविल जज 2012 के एग्जाम में। मैं आपको बतला देता हूँ, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वो जानता हो या विश्वास रखने का कारण रखता हो, वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य से छिपाएगा। यदि वह अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भारतीय करवा से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 212 का अपवाद प्रावधान करता है कि यह धारा पति एवं पत्नी पर लागू नहीं होता है। अतः अजानते हुए क्या होता है, अजानते हुए उसके पति ने ब की हत्या की, छिपा लेता है, अतः ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, पति पत्नी क्या होता है, अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 174। क्या है 174 में, ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, बी को दंड से प्रच्छादित करने के लिए उस आशय से मृतक शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है, ए उत्तरदायी है। ओके, ए किसके लिए उत्तरदायी है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी के पति पत्नी ऐसा कोई नहीं है, उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं किया गया, अर्थात वह ए बी जेड जो है जो एक दूसरे कोई पति पत्नी नहीं है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में वह अपवाद का फायदा नहीं उठा सकता है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना सहित से वह दंडित होगा, ऑप्शन बी आजीवन कारावास के लिए दंडित होगा, ऑप्शन सी मृत्यु दंड के लिए दंडित होगा, तो ऑप्शन डी सिर्फ जुर्माना के लिए दंडित होगा।
तो वह क्या होगा, ए आपको दंडित होगा 7 वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माना सहित कारावास के लिए क्या होगा, दंडित होगा। क्योंकि यह जानते हुए कि बी ने क्या किया है, जेड की हत्या किया है, बी को दंड से बचाने के अर्थात प्रतिच्छादित करने के आशय से क्या करता है, मृतक शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। यह बातें आ जाती है आपको आईपीसी के सेक्शन 212 के अधीन आ जाता है। वही यहीं पर पति पत्नी होता, इस स्थिति में उसे क्या मिलता, आईपीसी सेक्शन 212 के अपवाद का लाभ मिल सकता था। क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 175 में साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध आईपीसी के सेक्शन के अधीन, आईपीसी के किस सेक्शन के अधीन क्या होगा, दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए धारा 201 में, ऑप्शन बी धारा 204 में, ऑप्शन सी धारा 203 में तथा ऑप्शन डी धारा 202 में। ओके, मैं आपको बतला दूं, साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किए जाने से निवारित किए जाने के लिए नष्ट करने के आशय से अपराध करता है, तो वह क्या होगा, वह आईपीसी सेक्शन 204 के अंतर्गत क्या होगा, दोषी होगा। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, झारखंड सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 204 के अधीन वह दोषी होगा। इसके साथ ही साथ मैं अन्य सेक्शन भी बतला दूं, अन्य सेक्शन में क्या बातें बतलाई गई है। आईपीसी के सेक्शन 201 में बताया गया है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, यह बातें बताई गई है आईपीसी के सेक्शन 201 में। ओके, एंड 202 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साक्ष्य लोप करना, 202 में बतलाया गया है। और 203 में क्या बतलाया गया है, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना, आईपीसी के सेक्शन 203 में बताया गया है। तथा साथ ही साथ 204 में क्या बतलाया गया है, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसे नष्ट करना, बातें आ जाती है आपको आईपीसी के सेक्शन 204 के अधीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं इसका एक बार फिर से व्याख्या बतला दूं। व्याख्या, साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने को नष्ट करने का अपराध आईपीसी के सेक्शन 204 के अधीन दंडनीय होगा। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजी 2014 में पूछा जा चुका है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 167, इसमें क्या है, यह जानते हुए कि ब ने क्या किया है, स की हत्या की है, ब को दंड से बचाने के आशय से क्या करता है, लाश को छिपाने में मदद करता है, को सजा दी जा सकती है, अर्थात को क्या सजा दी जा सकती है। ओके, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माना की, ऑप्शन बी 7 साल के कारावास की, ऑप्शन सी 5 साल की कारावास की, ऑप्शन डी 5 साल के कारावास तथा जुर्माना की। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह होगा आपको 7 साल के कारावास तथा जुर्माना से वह दंडनीय होगा। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। यह आपको आईपीसी के सेक्शन 201 के अंतर्गत अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना को दंडनीय घोषित करता है। प्रश्न धारा 201 के इलस्ट्रेशन पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 177, इसमें क्या पूछ रहा है, ब के विरुद्ध ऐसे राशि के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करता है जो उसे देय नहीं है। यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध है यदि अ ने ऐसा, ऑप्शन नंबर ए उपेक्षापूर्वक किया है, ऑप्शन बी कपटपूर्वक किया है, ऑप्शन सी सद्भावपूर्वक किया है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी सिविल जज 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ने ऐसा क्या किया है, कपटपूर्वक किया है, तो वह दोषी होगा। ओके, कैसे होगा, तो चलिए मैं इसकी व्याख्या के माध्यम से इसे बतला देता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 208 के अनुसार जो व्यक्ति ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री निष्पादन करवाएगा या किए जाना सहन करेगा, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो विकल्प क्या है, बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, क्या 178 में भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के दंड का प्रावधान करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए
धारा 179, ऑप्शन बी धारा 205, ऑप्शन सी धारा 209, ऑप्शन सी धारा 211। यह क्वेश्चन आपको बिहार सिविल जज 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं IPC सेक्शन वो कौन सी धारा है जो बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करता है। ओके, तो वह धारा हो गया है IPC सेक्शन 209 के अंतर्गत क्या करता है, वह दंड का प्रावधान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 178 से आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। IPC के सेक्शन 209 के अनुसार जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 179 क्या 179 में बलात्कार पीड़ित का परिचय प्रकटन IPC के निम्न धारा में दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर ए धारा 337, ऑप्शन बी धारा 228, ऑप्शन सी धारा 229, ऑप्शन डी धारा 228A। ओके, बलात्कार पीड़ित के परिचय प्रकटन IPC की धारा किस धारा के दिन दंडनीय होगा? तो यह दंडनीय होगा आपको IPC सेक्शन 228 के अंतर्गत दंडनीय होगा, अर्थात बलात्कार के से पीड़ित व्यक्ति का प्रकट परिचय करना, जो उसका फोटो होता है, उसका नाम होता है, इसको उजागर करना कौन से सेक्शन के दिन दंडनीय होता है? तो IPC सेक्शन 228 के अंतर्गत दंडनीय होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ये देख लीजिए आप, यह UP सिविल जज 2016 में, उत्तराखंड PCS 2014-2015 में तथा राजस्थान APO 2015 एंड छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014 के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। ओके, अर्थात कोई व्यक्ति बलात्कार के अपराध से पीड़ित व्यक्ति का उजागर करेगा, नाम उजागर करेगा, उसका चेहरा उजागर करेगा, उसका पता ऐसा कुछ उजागर करेगा, उस स्थिति में वह IPC सेक्शन 228 कैपिटल A के अधीन क्या होगा, वह दंड का भागी होगा। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का बलात्कार की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय घोषित किया गया है। धारा 228 कैपिटल A के अनुसार भारतीय दंड के अनुसार जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति का नाम मुद्रित या प्रकाशित करेगा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 A से D या 376 AD से लेकर E तक के अधीन किसी अपराध के किया जाना कथित है या किया गया पाया गया, वह 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ओके, तो क्या होगा, इस जुर्माना के तहत दंडित या फिर कारावासित भी किया जा सकता है। ओके, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति जो रेप के अपराध से पीड़ित हैं, उसका नाम या पता या स्थान ऐसा कुछ उजागर करता है, तो वह IPC सेक्शन 228 कैपिटल A के अंतर्गत क्या होता है, दंडनीय होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 180 अर्थात 180, इसमें क्या बता रहा है, धारा 230 भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा सिक्के में नहीं आता या नहीं रखा है? ऑप्शन नंबर ए जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है, ऑप्शन बी फारुखाबाद रुपया, ऑप्शन सी तत्समय धन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही इस प्रकार के उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु, ऑप्शन डी अस्टाम्पित धातु के टुकड़े जो धन के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। क्वेश्चन आपके MP सिविल जज 2016 के एग्जाम में पूछे जा चुका है, मैं आपको फिर से दोहरा दूं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 180 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि धारा 230 के अनुसार निम्न में से कौन से सिक्के में नहीं आता है। ओके, अर्थात सिक्का के रूप में नहीं चल रहा है। ओके, मैं आपको बतला दूं, यह हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो क्या है अस्टाम्पित धातु के टुकड़े हो जो धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, या क्या होगा IPC सेक्शन 230 के अनुसार सिक्का के उपयोग में नहीं लाया जा सकता तथा नहीं लाया जा रहा है। ओके, जबकि जिसे सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह सिक्का प्रचलन में होता है। ओके, एंड जो फारुखाबाद रुपया हो वह भी प्रचलन में होता है, तथा ऐसा धन जो स्टाम्प के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु क्या हो जाता है, सिक्का हो जाता है। ओके,
मैं आपको बतला दूं क्या क्या सिक्का में नहीं आता है। ओके, तो कौड़ी क्या होता है, सिक्का में नहीं आता है। ओके, तथा अष्टांबित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के उपयोग में लाए जाते हैं परंतु सिक्का नहीं है। ओके, तथा पदक क्या है, सिक्का नहीं है क्योंकि वो धन के रूप में उपयोग में लाने के लिए आसित नहीं है। ओके, और सिक्का क्या है मैं बतला दूँ, जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्के। ओके, तथा फर्रुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है यद्यपि वह अब इस प्रकार के उपयोग में नहीं लाया जाता है। ओके, तो सिक्का की परिभाषा बतलाया गया है, कहाँ बतलाया गया मैं आपको बता दूं, सिक्का की परिभाषा आईपीसी के अध्याय 212 के अधीन तथा आईपीसी के अध्याय 12 के अधीन क्या किया गया है, सिक्का और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध को लाया गया है तथा सिक्का की परिभाषा दिया गया है आईपीसी सेक्शन 230 के अधीन। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।